सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। बजट के आदादो शुमार के ऊपर अपोजिशन अपनी जगह एतराज जरूर उठा रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट माहिरीन मुआशियात मुसलसल एक बात दोहरा रहे हैं कि यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन बजट है, क्योंकि अहदाफ बेहतरीन रखे गए हैं, तखमीना बेहतरीन मख्तस किया गया है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि हुकूमत वक्त ने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं और जिन जिन सेक्टर्स के लिए रुकूम मख्तस की हैं वो कितना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, कौन कौन से सेक्टर्स को कितना कितना पैसा सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस बजट के समरात एक आम आदमी तक सही तरह से ट्रांसलेट होकर पहुंचेंगे। साथ ही साथ हुकूमत वक्त के मुख्तलिफ विफाकी वज़रा इस हवाले से तबाह आजमाई करते हुए हकायक और ग्राउंड रियलिटीज से जरा डिफरेंट पिक्चर दिखाते हैं। गुज़िश्ता रोज उमर अयूब साहब हमारे साथ हमारे शो पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी की कुव्वत खरीद बढ़ी है। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि आप पब्लिक के पास जाएं, उनसे पूछें, उनसे सवाल करें तो आगे से जवाब मिलता है कि हमारी हालत ज़ार अबतर से अबतर हो चुकी है। हुकूमत वक्त की जानिब से पेंशनों में 10% इजाफा और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा 2 साल के बाद एक खुश आइंद खबर है। लेकिन 2 साल में जितना इन्फ्लेशन हुआ है, जितनी महंगाई बढ़ी है, उसके बाद ये 10% इजाफा क्या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं है? इसके बाद अब जो विफाकी काबीना में तजावीज़ पेश की गई, उसके बाद इक्तसादी सर्वे हुआ और वो पेश किया गया। उसके बाद विफाकी बजट की तकरीर की गई, उसमें भी बात कही गई कि 3 मिनट से ज़ायद कॉल्स और इसके अलावा डेटा या SMS के ऊपर टैक्स आयद किया जाएगा, उसकी तजवीज़ है। और पोस्ट बजट ब्रीफिंग में उस टैक्स आयद करने वाली तजवीज़ को वापस ले लिया गया, जिसके ऊपर अपोजिशन अब तबर्रा कर रही है और कहती है कि इनके तो डिसीजंस के अंदर ही फैसला लेने की सलाहियत नहीं है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म होना चाहिए, और अगर ये फैसले या तजावीज़ देने का अमल वापस हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? क्या ये मोबाइल कंपनीज की जानिब से कोई प्रेशर है या फिर वाकईतन हुकूमत को इस बात का इदराक है कि जहां जहां पर जो कट्स नहीं होने चाहिए थे या इम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए थी उसको वापस लिया जाना चाहिए? तो ये एक खुश आइंद अमर भी हो सकता है एक पर्सपेक्टिव से, और दूसरे पर्सपेक्टिव से एक डेंजरस अलामत भी हो सकती है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है बजट 2021, बजट 2021। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा, आप रुकन कौमी असम्बली हैं, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ हैं, और आप नेशनल डिबेट पर आज पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रही हैं। इसके बाद हमारे दूसरे अहम मेहमान हैं सैयद नवीद कमर साहब, आप साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तर्जुमान हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और आप साबिक गवर्नर सिंध भी हैं। मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में मलिका बुखारी साहिबा को खुश आमदीद कहता हूँ। आप रुकन कौमी असम्बली हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ भी हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ़ लाई। सबसे पहला सवाल मेरा बजट के हवाले से होगा। बजट जब बनाया जाता है, वैसे पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये अलमिया है कि यहाँ पर अशराफिया ही एक आम आदमी का बजट बनाते हैं, और हम देखते चले आते हैं मुसलसल पिछले 74 साल से। बजट जब बनाया जाता है तो विजन क्या रखा जाता है, सोच क्या होती है कि इससे किसको फ़ायदा पहुँचाना है, किसको नुकसान पहुँचाना है? जी बहुत शुक्रिया जमील, इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर to be on your show. Thank you for inviting me. Likewise honor sir. Thank you. देखिए जमील, सबसे पहली बात तो है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का जो तीसरा बजट है ये हमारे वज़ीर आज़म की और हमारी पार्टी की सोच की अक्कासी करता है। ये बताता है कि किस तरह पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जो हैं वो एहसास से, कंपैशन से लीड करते हैं और उनकी तरजीहात में पाकिस्तान का सबसे गरीब
तबका है, उनके वीआईपी पाकिस्तान का कॉमन आदमी है, पाकिस्तान का आम आदमी है। तो अगर आप बजट को आपने बहुत गौर से पढ़ा है, आप जानते हैं, आप एक गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी के ऊपर और सियासत के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि बजट के अंदर मुख्तस कर दी हमने 2060 अरब एहसास प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की गरीब आवाम को इन पैसों की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि अशराफिया जब पाकिस्तान का बजट बनाते हैं तो एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम बॉटम अप अप्रोच को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के गरीब आदमी के लिए ऐसे हम मौक़े फ़राहम करेंगे, ऐसे इंसेंटिव्स देंगे जिनसे उनकी ज़िंदगी जो है जल्दी बेहतर हो, उनको 20 साल वेट ना करना पड़े मुआशी तरक्की के लिए कि 20 साल पाकिस्तान तरक्की करेगा और फिर गरीब आदमी ठीक होगा। तो हमने जल्दी से जल्दी आए। एब्सोल्युटली। और 3-4 बातें आपको बता दूं। एक तो हमने उनके 20 लाख रुपए हाउसिंग प्रोग्राम के लिए मुख्तस कर दिए, हर घर के लिए। हर घर के अंदर एक फ़र्द को टेक्निकल ट्रेनिंग मिलेगी, हर घर के अंदर 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, और जो लोग ज़राअत के उसमें काम करते हैं, ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको 2 फसलों के अंदर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। साथ साथ सेहत कार्ड होगा, हाउसिंग प्रोग्राम होगा। फसलों मतलब एनुअली उनको जी 1.5 लाख 3 लाख रुपए, 2 फसलें होती हैं तो 3 लाख रुपए। अब देखें, अगर इसका मजमुआ आप देख लें तो एक आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उनका हल इस बजट के अंदर है। साथ साथ हम चाहते हैं कि हम वफाक की अलामत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हम वफाक की अलामत है। पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, हम पूरे वफाक चाहे वहाँ गवर्नमेंट है या नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल, और हम इलेक्ट होकर आए हैं क्योंकि हमने 23 साल की जदोजहद की। उसके बाद जब हम आए हैं इक़्तिदार के अंदर, सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, हर सूबे से हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हैं, तो हमने सूबों के अंदर जो डिस्पैरिटी है, जो उनके अंदर इलाकाई डिस्पैरिटी है, उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़त्म करना चाहते हैं। जनूबी बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, दीगर जो हमारे इम्तियाजी सलूक ना हो, जो डिफरेंस है या तफरीक है वो खत्म हो जाए। एब्सोल्युटली। तो वो बजट में रिफ्लेक्ट करता है। चलें, ये तो गुड है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये वो चीज़ें हैं गुड हैं, और पब्लिक को इसके ऊपर खुशी भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर नज़रसानी की। बट हैविंग सेड दिस ऑल, हम ग्राउंड रियलिटीज़ को तो कतई तौर पर निगलेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज करना भी नहीं चाहिए। IMF प्रोग्राम को क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खैरबाद कह दिया है, या IMF प्रोग्राम के ऊपर जो डेडलॉक है वो कंटिन्यू करेगा? इस पर एक सेकंड ओपिनियन या एक और तरीके से अगर इस क्वेश्चन को फ्रेज किया जाए वो ये कि आपके जो प्रीवियस मुशीर ख़जाना थे उन्होंने 2 साल के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से कंडीशनलाइज एग्रीमेंट्स किए IMF के साथ, और अगर अब आप लोग उसके ऊपर कंप्लायंस नहीं करते या उसको फॉलो नहीं करते तो तैयार है हमारी हुकूमत के हम आने वाले दिनों में किसी तरह की भी सैंक्शंस को फेस कर सकते हैं, या प्रोग्राम इन केस अगर रोल बैक होता है तो हम फिर उसके लिए तैयार हैं कि महंगाई कितनी बढ़ेगी? जी जमील, इसके ऊपर मैं वजाहत पेश कर दूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान दहाइयों से IMF के पास जा रहा है, और क्यों जाता है? क्योंकि जो दीगर रह चुके हैं साहिब इक़्तिदार, उन्होंने कभी मुल्क को खुद मुख्तार ही नहीं किया। इतने बैरूनी कर्जे ले लिए, इतना करंट अकाउंट खसारा बढ़ा दिया कि एंड में जब आपके पास डॉलर नहीं होते तो IMF का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे दे दीजिए वरना हम डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब हमारा क़याम हुआ तो हमारा करंट अकाउंट खसारा तारीखी था, 20 अरब डॉलर पे, आप जानते हैं। अब वो 800 मिलियन सरप्लस में है, तो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम भी IMF के पास गए, पहले तो अपने दोस्त ममालिक के पास गए, उनसे कहा कि आप हमारे बरादर हैं, हमारी मदद कीजिए वरना हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जो हमारी गलती नहीं थी, साबिक हुक्मरानों की थी। खैर, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। फिर IMF के साथ हमने एग्रीमेंट्स की, हमने कोई ऐसी एग्रीमेंट्स नहीं की जो पहले अदवार में नहीं हुई। जहाँ तक डेडलॉक की बात है, देखिए डेडलॉक कोई नहीं है। IMF और हमारा जो रुख है, अभी भी हम प्रोग्राम के साथ इंटैक्ट हैं, बिल्कुल इंटैक्ट हैं, बिल्कुल। सिर्फ डेडलॉक है अगर कहीं है तो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमें कहते हैं कि अपनी चादर देखकर अपने अखराजात को फैलाइए। हम इसमें यकीन रखते हैं किसी मुल्क के अंदर अगर आपने खुद मुख्तार होना है तो आपको अपने अखराजात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए जितने आपके पास वसाइल ना हो। तो IMF ये कहता है, हम भी ये कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप तरीक़ेकार जो है उसके ऊपर हमें फैसला करने दें, और उसके ऊपर नेगोशिएशंस हैं, गुफ्तगू-शुनीद है, बातचीत हो रही है, लेकिन डेडलॉक कोई नहीं है। प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, तरीक़ेकार पे हम बातचीत की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो गुज़िश्ता 2 साल के अंदर हुआ तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान वाज नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम के IMF के पास जाया जाए या ना जाया जाए,
तो अब ये तो फिर डिफरेंस हो गया, इसका मतलब मुशीर खजाना साहब प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मान रहे थे लास्ट टाइम जो थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए IMF के पास जाना तो पाकिस्तान की मजबूरी होती है ना, क्योंकि आपके पास कभी इतने डॉलर्स नहीं होते जिससे आप अपनी रिपेमेंट्स कर सकें। आपके बैरूनी कर्जे, जब हम इक़्तिदार में आए तो बैरूनी कर्जे 12 अरब डॉलर फी साल से बढ़ रहे थे, अब 3 अरब डॉलर फी साल बढ़ रहे हैं। तो हमने बहुत अपने आप को बेहतरी, अपनी मईशत के अंदर, अपनी कुव्वत रीपेमेंट के अंदर बहुत बेहतरी लाए। हमने ऐसे कर्जे पे किए जो इन्होंने जल्दी में लिए, सोचे बगैर, दूरा सोच रखे बगैर, लेकिन बहरहाल हमने उनको वापस किया और अब उनकी मद में कमी लाएं। तो IMF में जाना पाकिस्तान की मजबूरी होती है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, डॉलर्स नहीं होते जिससे हम अपने अखराजात को चला सकें। लेकिन पाकिस्तान खुद मुख्तारी की तरफ जा रहा है। ये बजट इसकी अक्कासी करता है कि हम इंक्लूसिव ऐसी ग्रोथ जिसमें सब शामिल हो, पाकिस्तान के सारे शहरी, अशराफिया नहीं, मलिका बुखारी मेंबरान पार्लियामेंट के लिए बजट नहीं बना, ये आम आदमी के लिए मेरा सवाल है, बड़ा तगड़ा सा सवाल आने जा रहा है अब आपके पास। चलिए, वो ये कि कहा गया कि जो टैक्स पे ना करने वाले हैं या टैक्स फाइल ना करने वाले लोग हैं उनको जेल में डाला जाएगा, और शौकत तरीन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। शौकत तरीन साहब बतौर वज़ीर ख़जाना ये बात एज ए पॉलिसी मेकर तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर है एग्जेक्टिव्स की तरफ से कहा गया होगा कि आपने ये कहना है। तो जब ये कहा गया है तो ये सिर्फ आम आदमी के लिए है या क्रॉस द बोर्ड है? क्योंकि अगर मैं देखता हूँ स्टेटिस्टिक्स को तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, जो कैबिनेट का हिस्सा भी होंगे, जो दूसरी पार्टियों से भी ताल्लुक़ रखते होंगे, वो टैक्स फाइलर अगर हैं तो बहुत कम टैक्स शो कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो बहुत पैसा छुपा के रखा हुआ है। उन पर हाथ कब डाला जाएगा? जमील, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मेंबरान पार्लियामेंट जो होते हैं ये अवाम का एतमाद होते हैं। अवामी नुमाइंदा होना एक बहुत बड़ा शर्फ है, खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी इज़्ज़त होती है, और अवाम का एतमाद होते हैं। और हम ही वो रोल मॉडल्स हैं जो अवाम को बताएंगे कि किस तरह, क्या बेंचमार्क, क्या पैराहा होना चाहिए पाकिस्तान का अच्छा शहरी होने का। तो टैक्स पे करना उसके अंदर एक बहुत बड़ा उसका इशारा है कि आप पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार शहरी हैं। तो बिल्कुल ये जो कानून जिसकी हम बात करें, पहले उसके बारे में बता दूं, पहले टैक्स के बारे में थोड़ी सी बात करें। टैक्स जो है, टैक्स पाकिस्तान की GDP का इस वक्त जो है हमारा हदफ होता है 10% है। अच्छी जमहूरियत के अंदर 20% होता है, हम उसको हर साल 1.5 से 2% आगे बढ़ा रहे। इस दफ़ा जो टैक्स कलेक्शन हुई तारीखी हुई, 4,000 अरब से तजावुज कर गए हम, पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन हमने बड़ी थी बिल्कुल, और हमने 200 अरब के रिफंड्स भी दिए, पिछले अदवार में नहीं हुए, और हमने अपनी इंपोर्ट्स को भी कंट्रोल रखा। तो बात यह है कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर 3,12,000 नए टैक्स फाइलर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी टैक्स की कुव्वत कलेक्शन को बढ़ा रहे हैं और उसके नेट को ब्रॉड कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का अशराफिया हैं, जो अमीर लोग हैं, जो साहिब हैसियत हैं, वो टैक्स चोरी ना कर सके। टैक्स नेट में तो आए ना, बिल्कुल टैक्स नेट में, लेकिन फिर वही अकाउंटेबिलिटी में देखें फिर वो सवाल मेरा वहीं रह गया। जेल भेजना है जरूर भेजिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। जब तक आप पनिशमेंट नहीं देंगे और जो ड्यू पनिशमेंट है वो नहीं होगी तो आप सही तरह से लागू नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते कानून को भी और इंसाफ के निज़ाम को। बट हैविंग सेड दिस ऑल, हमारे मुल्क की अशराफिया, इलीट क्लास, बड़े लोगों के पास, पैसे वालों के पास हमेशा एक रास्ता रहता है। हमारा कानून भी बाज़ जगह उसको सपोर्ट करता है। वो कैसे होगा? फिर ये होता होगा, ये पहले होता होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मंशूर के साथ इक़्तिदार में आए हैं उसका क्या, उसका जो जुज़ है वो क्या है कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए, दो पाकिस्तान नहीं चाहिए। जो कानून पाकिस्तान के आम शहरी पे लागू होता है वो मेंबरान पार्लियामेंट पे लागू होता है, इनफैक्ट ज़्यादा फोर्सत लागू होता है। तो आपको मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे दौरे हुकूमत में एहतसाब जो होगा वो सबका होगा, कड़ा होगा, साहिब इक़्तिदार का ज़्यादा होगा, बिकॉज साहिब इक़्तिदार के पास वो वसाइल हैं, वो कुव्वत है फैसलों की, जिसकी अकाउंटेबिलिटी, जिसका एहतसाब ज़रूरी है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हमने जो 2 शुगर माफिया के ऊपर जो हाथ डाला है, जो हमने रिपोर्ट तश्कील दी है, उसकी कोई नज़ीर नहीं है पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर कि किसी वज़ीर आज़म ने कहा हो। अपोजिशन कह रहे हैं कि उसमें भी JKT को रिलीफ मिला है, बड़ा रिलीफ मिला है, तभी आप लोग ये बजट लाने में कामयाब हुए हैं। इसका भी जवाब दे दें फिर। देखिए नहीं, उसकी बात तो सिंपल है कि इनकी सियासी सेटिस्फैक्शन तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हमने 2.5 अरब की सब्सिडी दी और एक रिपोर्ट और एक इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया। इन्होंने जुम्बिश कलम
26 अरब की सब्सिडी दी। सलमान शहबाज के कहने पे कोई इंक्वायरी हुई, इनके दौरे हुकूमत में चीनी की प्राइस 140 हो गई थी, तजावुज़ कर गई, रिकॉर्ड हाई चली गई। कभी किसी ने पूछा कि एहतसाब होना चाहिए? हमने इसका तयन किया कि इस निज़ाम के अंदर ख़राबी क्या है, ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाम का जो पैसा है उसका ज़िया करते हैं, कौन माफिया है जो अपने कहने के ऊपर प्राइस लगाते हैं, जो अपने कहने के ऊपर पाकिस्तान के आम आदमी का इस्तेहसाल करते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इंक्वायरीज हो रही हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बन रहे हैं, इनसे पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, इसकी भी कोई नज़ीर नहीं है। तो ये हमारा मवाजना कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर ये अखलाकी जुर्रत है कि अपनी सफ़ों में एहतसाब करें। ये एहतसाब कहते हैं जब इनके ऊपर कानून लागू हो तो ये कहते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरी निज़ाम को ख़तरा नहीं है, आपके गलत बनाए हुए असासों को ख़तरा है। राइट मलिका, कुछ लोग ये समझते हैं कि जेल भेजने वाला स्टेटमेंट है, यानी टैक्स ना फाइल करने के ऊपर या टैक्स पे ना करने के ऊपर लोगों को जेल भेजने का स्टेटमेंट है, ये आइंदा दिनों में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सोर्स हो सकता है। ये बड़े बड़े सियासतदानों ने कहा है मेरे शो पे, शायद आपके इस सेगमेंट के बाद आगे जो बैठे हों लोग वो भी ये बात कह जाएं, क्योंकि मुसलसल ये बात हो रही है। तो इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा ये टूल? देखिए, हम इनको बता सकते हैं, निज़ाम के अंदर शफाफियत ला सकते हैं। देखिए, उसका जुज़ क्या है कि विलफुल डिफ़ॉल्ट, आप सोचे समझे डिफ़ॉल्ट करें, झूठ बोलें, निज़ाम को एवेड करें, तो उसकी कोई पेनल्टी तो होनी चाहिए ना। जब जुर्म होता है तो जुर्म की सज़ा होती है। अगर आप साहिब इक़्तिदार हैं और आपने टैक्स चोरी किया है तो आपके ऊपर कानून लागू होना चाहिए। ये है कि निज़ाम और इदारों के अंदर शफाफियत और आज़ादी होनी चाहिए, जिसके हम कायल हैं। देखें, अगर चाहे वो नैब हो, चाहे वो FBR हो, चाहे वो कोई और इदारा हो। टैक्स के आदाद शुमार अगर मैं देखता हूँ ना, मेरे सामने बड़ी डिटेल्स आ जाती हैं। अब देखें, टॉप 10 टैक्स पेयर्स इन द कंट्री, उसमें सबसे टॉप पे जो है शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, और इन्होंने तकरीबन कोई 24 करोड़ 13,29,362 रुपये टैक्स पे किया है। और ये फिस्कल ईयर 2018 का था लास्ट, और ये 2020 में ये चीज़ें शाया हुई हैं। अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनके जो टैक्स गोशवारे मैं देखता हूँ वो है 2,82,449 रुपये। ये इमरान खान साहब की प्रॉपर्टी वाकई इतनी होगी कि उनको इतना कम टैक्स पे करना पड़ा है? मतलब ये वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे पूछते हैं, फिर मुझे भी पूछना पड़ता है। बात यह है कि अगर आप वज़ीर आज़म हो और आपकी एयरलाइन हो, हाँ, तो फिर आपने टैक्स तो देना है। अगर आप वज़ीर आज़म हो और आप ऐसे फैसले करें जिसकी वजह से आपके ऊपर नैब केस हो, तो कुछ पैसों में टैक्स तो शायद आपको देना ही होता होगा। इतने पैसे जो आपने कमाए, एक वज़ीर आज़म है, उसके अखराजात ही इतने नहीं हैं, उसकी ज़रूरियात ही इतनी नहीं है, वो आम आदमी की तरह रहता है। वो घर जिसकी ये 12 बात करते हैं, कितने 100 कनाल पे है बनी गाला की रेजिडेंस, क्या ये नहीं जानते कि पाकिस्तान की आला अदालत में 17 साल के दस्तावेज़ात पेश किए पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने, और बताया, हर एक चीज़ का जवाब दिया। नवाज शरीफ साहब से पूछा था आला अदालत ने कि एक पेपर ही दे दे, बताएं कि आपके ये जो लंदन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी आमदन के मुताबिक हैं या नहीं। मैं उस केस के अंदर वकील थी जमील साहब, एक पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा नहीं दिया जिससे बता सके कि ये प्रॉपर्टीज उनकी मलकियत में कैसी आई। बस कतर से खत आया था जिसने बताया कि किसी ज़माने में इन्होंने हमारे पास ये प्रॉपर्टीज गिरवी रखवाई थी। तो कोई मवाजना ही नहीं है इमरान खान का। ये वो वज़ीर आज़म है जो किफ़ायत मतलब जो अपने अखराजात को कम करता है, जो PM हाउस को इस्तेमाल नहीं करता है। और इसकी मिसाल हम रख रहे हैं जी। अब ज़रा वो 3 मिनट की कॉल वाले टैक्सेस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये आज शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे थे कि ये क्या हुआ कि एक दिन आपने कैबिनेट से मंजूर करवाया, अगले दिन आपने बजट स्पीच का हिस्सा बनाया, और उससे अगले दिन पोस्ट बजट ब्रीफिंग में आपने उस फैसले को वापस कर लिया। मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, 3 मिनट से ऊपर की कॉल की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो डेटा की बात कर रहा हूँ, वो कैसे हुआ? बात ये है ना कि आप क्या प्रेशर था? मोबाइल कंपनीज का प्रेशर था? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जब आप टैक्स को तश्कील देते हैं तो मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं, मुख्तलिफ प्रोपोजिशंस, मुख्तलिफ तजावीज़ आती हैं, और आप उसको देखते हैं, और जो फाइनल इस्तेहकाक है वो काबीना के पास होता है, बिकॉज काबीना की सदारत वज़ीर आज़म करते हैं और उनकी काबीना के मेंबर्स अवामी नुमाइंदे होते हैं। तो उन्होंने मुश्तरका तौर पर ख़ुसूसन वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इसीलिए हमने उसको रद्द कर दिया। तो अब वो बात खत्म हो गई। अब तो बजट ले हुआ है ना, उसने पास 22 को होना है, उसके बीच में इस दौरान कुछ भी हो सकता है। प्रोपोजिशंस हैं वो वापस हो सकते हैं। सियासत बराए सियासत का तो कोई जवाब नहीं है ना। अगर इनको बात समझ आ रही है और नहीं समझना चाहते तो फिर उसका कोई आगे चलते हैं। मिनी बजट आ सकता है?
मुझे नहीं लगता कि ऐसा मिनी बजट, देखिए अब इनकी क्या डिस्कशन है। अब ये कहते हैं कि टैक्स का जो हदफ दिया है, मिनी बजट लाए बगैर, फर्दर टैक्सेस को लगाए बगैर ये हदफ पूरा नहीं कर सकते। पहले ये कहते थे कि पिछला हदफ पूरा नहीं कर सकते। मतलब इनकी तनकीद बराए तनकीद है। मतलब हमारा जुर्म ये है कि हमारी सोच बड़ी है। पहले जुर्म ये था कि हम इक़्तिदार में नहीं रहे तो हम एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखिए अपोजिशन पार्टीज़ का जो सारा नैरेटिव है वो छोटे बच्चों की तरह है, जिनकी बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जो किसी भी फैक्चुअल बेसिस के ऊपर मबनी नहीं होती, जो किसी रैशनल से, किसी रीजनिंग से बात नहीं होती। बस सियासत बराए सियासत हो रही है कि अब ये है हर बयान का रिबर्टल एक बयान की सूरत में आता है, चाहे उसमें लॉजिक हो या ना। इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, हमने ये किया, आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया? हमें 30,000 अरब के कर्जे दिए, 1.5 ट्रिलियन का गर्दशी कर्जा दिया, पाकिस्तान के अंदर 60 अरब की इंपोर्ट्स की, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को मनफी 0.14% कर दिया। जबरदस्त हॉस्पिटल बनवाए हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ इलाज करवा रहे हैं रायवंड के आसपास कहीं पे। आप कमाल करती हैं, आपको नजर नहीं आ रहा नवाज शरीफ साहब वर्चुअली यहाँ पर मौजूद हैं। जमील साहब ये भी आई थिंक अफसोसनाक पाकिस्तान की आवाम के लिए मोमेंट है कि 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई हस्पताल नहीं है जहाँ मेरा इलाज हो सके। अब खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गए हैं और कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की सियासत के या पाकिस्तान की आवाम के इश्यूज़ क्या हैं। राइट मैं इसके ऊपर मज़ीद डिबेट करना चाहता था, वो किसी और टाइम करूँगा, लेकिन क्योंकि आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए कानून और इंसाफ, तो मुझे जो लॉज पास हुए हैं उसके ऊपर क्विकली आपसे 3-4 मिनट में ये पूछना ज़रूरी है कि आपने रिफॉर्म्स की मद में, क्योंकि आप इस पार्लिमानी सेक्रेटरी सारी चीज़ को देख रही हैं, तो कैसे क्या काम किया, कितने बिल पास करवाने का सोच रही हैं, कितने हो चुके हैं, उस पर क्या काम हुआ है? जमील साहब देखिए, जैसे ही हम इक़्तिदार में आए वज़ीर आज़म ने हमें एक हदफ दिया कि ऐसे कवानीन तश्कील दें जिससे आम आदमी, पाकिस्तान का कमज़ोर जो तबका है, उसके लिए इंसाफ के सफ़र के अंदर आसानी पैदा हो। तो हमने बहुत से कवानीन तश्कील दिए। हमने जो हमारा दीवानी मुकदमात का निज़ाम है, सिविल प्रोसीजर कोड, चलते रहते हैं, हाँ जी, उसको हमने बहुत तरमीम करके इम्प्लीमेंट भी अब करा रहे हैं। इस्लामाबाद में इंशाल्लाह दीगर सूबों में भी हो जाएगा। साथ साथ लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी बनाई। लेकिन इस साल हमने वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर एंटी रेप ऑर्डिनेंस बनाई, उसके साथ एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट का भी बिल बनाया। और वो किस लिए बनाया कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन और बच्चियां हैं, जब उनके साथ एक घिनौना जुर्म पेश आता है तो जो इंसाफ का हसूल है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होता है। तो हमने खसूसी अदालतों को क़याम किया, एंटी रेप क्राइसिस सेल्स हस्पताल में बनाया ताकि मेडिको लीगल एविडेंस हो सके, और साथ साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स, और ऐसी शिक डाल दी कानून में कि औरत की किरदार कशी का जो अमल है उसको अदालत कोई कानूनी हैसियत नहीं देगी, और ये केसेस 4 महीने में पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे और लंबे ना चलें और उनको फौरी इंसाफ मिल जाएगा। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के थ्रू रेप की जो डेफिनेशन है उसको हमने मॉडर्न टाइम्स के साथ बेहतर किया, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड थे। इन रिफॉर्म्स में आपका कलीदी किरदार इसलिए है क्योंकि आप खुद एक लॉयर भी हैं, कोशिश और की आप है फॉरेन से पढ़ कर आई हैं अपने मनसब को, क्योंकि मैं खातून हूँ, मैंने कोशिश की है कि वज़ीर आज़म की विजन के मुताबिक, और हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं डॉक्टर बैरिस्टर फ़रूक नसीम, उनकी क़यादत में हम ऐसे कवानीन बनाएं जो पहले से बेहतर हों, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो, जो आसानी पैदा करें। और साथ साथ हमने एक और कानून पास किया है और अहले तशी ख़वातीन के लिए मुख्तस कर दिया उस कानून को, उन्हीं के लिए लेके आए हैं कि उनके जो विरासत के हकूक़ हैं और जो उनके तलाक़ का तरीक़ेकार है उसको वाज़े कर दिया। और आप यकीन मानिए जमील साहब कि ये कवानीन ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केस के ऊपर उसकी रोशनी में बनाए हैं जो 15-15 साल चले हैं। एक औरत को इस्लामी तौर पर तलाक ना हुई, कोर्ट से हो गई, लेकिन उस आदमी के निकाह में रही। ऐसी नाइंसाफियां हैं, नाइंसाफी नो डाउट, ख़वातीन के साथ कि उनका तदारुक इन अच्छे कवानीन में है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उनकी ऐसी विजन है कि बारहा जब बात करते हैं तो कहते हैं कवानीन ऐसे बनाइए जिससे इंसाफ का सफ़र ठीक हो, कवानीन ऐसे बनाइए जिससे पाकिस्तान की ख़वातीन की मुश्किलात आसान हो। अब हमेशा पूछते हैं और इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। उनसे मैंने उनको एक ख़त अरसाल किया हमने वज़ारत कानून और इंसाफ से, और कुछ मैंने उन्हें कहा भी कि एंटी रेप लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वज़ीर आज़म साहब पैसे दरकार हैं। वज़ीर आज़म ने इस बजट के अंदर 100 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए एंटी रेप फंड के लिए, तो इसकी भी कोई नज़ीर नहीं है। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह जमील साहब
ऐसा निज़ाम अदल लाएगा जिसके अंदर दोहरा निज़ाम नहीं होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बाकी जितनी बातें हुई हैं वो सारी अपनी जगह पर, लेकिन आपने जो ख़ास तौर पर ये कवानीन पास करने के हवाले से बात की है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का जो इनपुट है दैट इज़ कमेंडेबल, हाईली कमेंडेबल। मलिका बुखारी साहिबा, आप एक्सक्लूसिवली हमारे साथ आज यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आप आइंदा भी हमारे पास आती रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बजट के ऊपर डिस्कशन है तो अपोजिशन का वर्जन लेना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद नवीद कमर साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक। मैं साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब सैयद नवीद कमर साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़ाहिर है वफाकी बजट आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, आपके इनिशियल रिमार्क्स, कैसा बजट है? देखिए, ये वो बजट है जो पाकिस्तान के लोगों के जो एक्चुअल मसाइल हैं उसको एड्रेस नहीं करता। सबसे बड़ा मसला जो है, किसी से भी पूछेंगे, महंगाई है। क्या इस बजट के बाद महंगाई में कमी आएगी? नहीं, मेरे हिसाब से इस बजट के बाद महंगाई में इजाफा होगा। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। क्या बेरोजगारी में कमी आएगी? मुझे कोई इसमें खातर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे बेरोजगारी में भी कमी आए। अब क्या गुर्बत में कमी आएगी? वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो फिर आखिर किसके लिए ये बजट बना है और क्या ये अचीव करना चाहता है? तो मेरे हिसाब से तो ये कोई ऐसा बजट नहीं है जिस पे कोई खुशी का इजहार किया जाए। हाँ, आप अपने लोगों को या अपने पढ़ाए हुए लोगों को बिठा देंगे टीवी पे और वो आपके कसीदे गाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं है। अब नवीद कमर साहब, आप ज़ाहिर है पॉलिटिकल फिगर भी हैं, आप बाहर निकलते होंगे, लोगों से मुलाकात करते होंगे। अब एज ए लेमैन अगर आमियाना अप्रोच रखते हुए भी एक कॉमन ह्यूमन एंड कॉमन पाकिस्तानी से पूछा जाए कि जनाब नवीद कमर साहब, लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ी है या कम हुई है, तो आपका इसमें क्या जवाब होगा? आप लोगों से मिलते जुलते तो होंगे। देखिए, ऑब्वियसली जो है वो कमी हुई है, बढ़ी कैसे है? मुझे मेजर तो एक भी नज़र नहीं आ रहा जिससे कोई पहले तो गवर्नमेंट ये एक्नॉलेज करे ना कि इस मुल्क में 12% 13% जो महंगाई है। वैसे तो नहीं मानते, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि भाई आपने 1 खरब 225 अरब का एडिशनल टैक्सेस इस साल के मुकाबले में कहा है कि हम लेंगे लोगों से, तो वो कहाँ से आएगा? तो फिर उस वक्त कहते हैं कि जी वो 12% तो देंगे, इन्फ्लेशन की वजह से आ जाएगा। तो 12% कहो ना कि इन्फ्लेशन है, और उसके बाद जो भी 2-3% ग्रोथ होगी उसके जरिए आएगा। लेकिन आप कल की जो एक्सप्लेनेशन वजीर खजाना साहब ने दी, उसमें सबसे पहला तो जो बात उन्होंने एडमिट की वो ये थी कि आपकी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो माशाल्लाह वो 15 से 20 रुपए फी लीटर बढ़ेगी। लेकिन नवीद कमर साहब, उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा एक्सपेक्टेड है, हाइक उसमें एक्सपेक्टेड है, लेकिन उससे क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं? भाई, पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का मतलब है ना कि बढ़ेंगी 15 रुपए या 20 रुपए। लेकिन उन्होंने नेगेट किया, उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ने से मुराद ये नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। ये उनके अल्फाज कोट एंड कोट बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये हुकूमत माहिर है इन चीज़ों को जो है ना गोलमोल करने। अच्छा। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन इसकी दी है, जो आप बात कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ईरान और अमेरिका का मुआहदा हो जाएगा, वहाँ से सैंक्शंस हट जाएंगे। बाबा, दुनिया में कौन कह रहा है कि ईरान और अमेरिका को कोई मुआहदा कल होने वाला है? इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में कोई मुआहदा होगा? ना अमेरिका कह रहा है ये, ना ईरान कह रहा है ये शौकत तरीन साहब को पता नहीं किस ख्वाब में ये आए हैं। भाई, इस वक्त जो दुनिया में एक्सपेक्टेड है वो ये है कि अगर कोविड कम हुआ, अगर वैक्सीनेशन जो है चाइना में भी और वेस्ट में भी और जापान वगैरह में जो इंडस्ट्रियलाइज मुल्क हैं उसमें अगर वैक्सीनेशन स्प्रेड हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है वो ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रोथ बढ़ेगी का मतलब क्या है कि
आपकी कंजम्पशन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो पेट्रोल की कीमत दुनिया में बढ़ेगी। तो जो इस वक्त मौजूदा कीमत है, जो भी आप ले लें $70 पे अगर है, तो ये इससे बढ़ेगी। तो एक तरफ से आपका वहां से पेट्रोल की कीमत इंक्रीज होगी, दूसरी तरफ से आप उस पर टैक्स लगाएंगे 15 से 20 रुपए और। तो ये तक मिला के अगर आपका जो है ऑलमोस्ट 50% अगर इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसके ऊपर स्पेशल टैक्स भी लगता है, फिर और चीजें भी लगती हैं, तो आप हुजूर ये तैयार हो जाएं कि आपकी पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, आपके जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, आपके लिए ट्रैवल मुश्किल होगा, आपका सामान जो आता है आता जाता है उसकी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये पूरा का पूरा एक इन्फ्लेशनरी साइकिल है। ये इनको चाहिए कि सच बोले आवाम से और अभी से तैयार करें उनको मेंटली कि ये। नवीद कमर साहब, अभी आपने खुद कहा कि मेरी नज़र में मुझे लगता है ऐसा है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है, और हम भी यही विटनेस करते हैं। पब्लिक में जाएं तो लोग कहते हैं कुव्वत खरीद कम हुई है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर जनाब उमर अयूब खान साहब हमारे शो पर मौजूद थे, और उन्होंने कोई 25 मिनट लगा दिए ये कन्विंस करने में कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है। तो मैं तो मुसलसल ये कह रहा था कि मेरे लिए तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक वफाकी वज़ीर कह रहा है कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है। तो क्या क्या लॉजिकल आर्गूमेंट्स हैं सर? मतलब मेरी तो समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। मुझे अब उमर अयूब क्या बात करते हैं, उमर अयूब ने पिछले 3 साल जो है जब वो वजीर थे तवानाई के जी, तो हमें ये कन्विंस करने की कोशिश की 2 चीज़ों की। एक तो ये कि हमारा जो सर्कुलर डेट है उसका जो फ्लो है वो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ हम जो पुराना वाला है डेट उसको वापस करेंगे। आपने देखा कि न सिर्फ वो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि दुगना हो गया। तो सर्कुलर डेट खत्म, ये बार बार और तारीफ देते थे। हम इस साल के 2020 के आखिर पे 0 सर्कुलर डेट का फ्लो होगा। ओ भाई कैसी बातें कर रहे हो। उसके साथ साथ वो बार बार कहते थे कि जी पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हो गई है। भाई ये कहाँ पे खत्म हुई है? कौन सी पाकिस्तान है आपका? पाकिस्तान शायद रेड जोन के अंदर रहता है, वो उस पाकिस्तान में वाकई हो सकता है कि कुछ हद तक खत्म हुई है। वो तो खैर पिछले दिनों फिर हमने देखा खत्म तो नहीं हुई, तो वहां भी खत्म हुई। तो बात ये है कि आके ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना टीवी पे बहुत आसान होता है, या इवन कहीं भी तकरीर करके, लेकिन रियलिटी को भी तो देखो ना। नवीद कमर साहब, शौकत तरीन साहब ने एक बतौर वजीर खजाना तो जो बजट पेश किया, लेकिन साथ में एक पॉलिटिकल टाइप का स्टेटमेंट दिया। मुझे पॉलिटिकल इसलिए लगता है क्योंकि ये है ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि टैक्स ना देने वालों को जेल जाना होगा। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि हैव और हैव नॉट्स की गेम है, और हैव्स और हैव नॉट्स जब खुद काबीना के अंदर, सियासतदानों के अंदर, अशराफिया के अंदर मौजूद हो, तो ये मुमकिन है गवर्नमेंट के लिए कि सबको जेल में डाल दें? ये तो हो सकता है कि किसी आम आदमी को उठा के जेल में डाल दें, लेकिन उनके अपने अंदर मैं टैक्स कलेक्शन के गोशवारे देख रहा था। शायद खाकाना बाजी सबसे ज्यादा पे करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने 2,89,000 टैक्स पे किया है 2020 के अंदर। तो अगर फिर जेल डालने की बात है तो फिर किस को जेल में डालेंगे सर? जो इस हुकूमत का एक्सपीरियंस मुझे बताता है, मुझे तो लगता है कि वही लोग जेल शायद जाएं जिनको अभी तक ये मैप के थ्रू जो नहीं पकड़ सके, अब उनको FBI के थ्रू पकड़ेंगे। ये अपने सियासी मुखालिफिन के लिए, इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होगा। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये वाला स्टेटमेंट और इनकी जो कार्रवाइयां हैं ये इस्तेमाल होंगी आने वाले दिनों में? एब्सोल्युटली। और कौन किसको कहेंगे? ये कह रहे हैं 3 से 4% लोगों को हम जेल भेजेंगे, राइट? 3 से 4% पाकिस्तान का आप निकाल लें कि वो पॉपुलेशन का कितना होता है। तो भाई ये फिर अगेन ये एक थ्रेट है ऑफ सॉर्ट्स। पहले तो आप कलेक्शन तो अपनी ठीक करें ना, पहले तो आप अपना सिस्टम तो ठीक करें, पहले आप करप्शन जो है FBI में उसको तो खत्म करें ना। अब जेल का भी उनको हथियार अगर दे दिया, वो जैसे पुलिस के पास होता है, पुलिस वाला पूछता है आपसे कि जी आपको मैं उसमें डालूं, टेररिस्ट कोर्ट में डालूं या ऑर्डिनरी कोर्ट में डालूं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितने पैसे देते हैं। तो अब ये FBI में भी यही आएगा
कि भाई वो जेल होगा या आपको नॉर्मल जो पेनल्टी है वो, लेकिन वो डिपेंड करता है उससे क्या मकमुका करते हैं। तो ऐसी चीजें ऐसे लोगों के हाथ में ना दें जो कि उसको कल मिसयूज करेंगे। ये हमारी क्या दुनिया की ये जो है वो हमें बताता है एक्सपीरियंस कि ये इस तरह से होगा, ना करें ऐसी चीजें। पहले सिस्टम को ठीक करें। अगर सिस्टम ठीक होता तो सिस्टम को खत्म करके ठीक है। मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि लीस्ट इंट्रूजन होना चाहिए। लोगों को अपना जो है इन्होंने कहा है कि हम जो है वो ऑडिट को और कम कर देंगे। फाइन, कम कर दें, लेकिन फिर जो उसमें आगे अब वो कौन सेलेक्ट करेगा, कैसे सेलेक्ट करेगा, वो कोई रैंडम तो नहीं है ना। वो उसका या तो तरीका का ट्रांसपेरेंट हो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को उठाएंगे तो फिर तो दिस विल बी अब्यूज लाइक एनीथिंग। राइट। अच्छा नवीद कंवर साहब, अब जिस तरह आपने खुद फरमाया कि कुव्वत खरीद कम हुई है, जब पब्लिक की कुव्वत खरीद कम होती है तो जाहिर है कि उनकी कंजम्पशन पावर या कंजम्पशन कैपेसिटी वो भी कम होगी। लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान की तारीख के अजीब व गरीब किस्म के आदाद शुमार देता है। वो कहते हैं कि पिछले एक साल में लोगों की कंजम्पशन बढ़ी है and that has been raised to 15%. I mean, it's shocking and astonishing story for us. तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, I don't know, I haven't seen the statistics, लेकिन अगर वो उसमें कह रहे हैं रुपी टर्म्स में कह रहे हैं तो बड़ी होगी ना। देखिए, जैसे जैसे आपके ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, आपकी जो डिस्क्रिशनरी वो होती है इनकम वो कम होती जाती है और आपकी एब्सोल्यूट नेसेसिटीज जो हैं, भाई आटा आपने खरीदना है कितना भी महंगा हो गया, आपने जो यूजुअली चीनी दाल वगैरह मतलब फूड आइटम्स को आपने ज़रूर आप एक्सपेंसिव से चीपर पे तो आ जाएंगे, लेकिन आपने पेट तो अपना और अपने बच्चों का ज़रूर भरना है ना। तो एक तरफ तो वो चीज़ें होती हैं, दूसरा ये है कि आपने जाहिर है कि ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना होता है। आपने अगर काम करना है, दफ्तर जाना है, कहीं भी जाना है, वो ट्रांसपोर्टेशन आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपके पास रिस्क है। आपकी हेल्थ अगर ख़राब है या फैमिली की, या आपको बच्चों को स्कूल भेजना है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, कंजम्पशन में आती हैं। दैट डजंट मीन कि ओवरऑल एक बड़ा नंबर दिखा के आप ये नहीं दिखा सकते कि लोगों की वो उस लिहाज से डिस्क्रिप्शन बड़ी है। अगर दवाई अगर महंगी नहीं ले सकता जो कि एक्चुअली इफेक्टिव हो, तो कोई वो सस्ती दवाई ले लेगा। अगर स्कूल बच्चे को उस जगह नहीं भेज सकता जहाँ एक्चुअली पढ़ाई होती हो, तो वो किसी ऐसे वैसे स्कूल में भी भेज देगा कि कम से कम वो कुछ न कुछ पढ़ लिख के बाहर निकले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो इकोनॉमिक्स होता है ना। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर आपके चॉइसेस जो है उस तरह से लिमिटेड हो जाती हैं, फिर आप इस किस्म की चीज़ें। सो अब ओवरऑल कंजम्पशन नंबर, उससे आपको कोई पिक्चर का पता नहीं चलता कि लोग किस हाल में रहे। और लोगों की हालत जार हम सबके सामने है, आपके भी सामने है। जनाब सैयद नवीद कमर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना, सर आपने एक्सक्लूसिवली हमारे लिए इस बजट के ऊपर आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि बतौर अपोजिशन रहनुमा आपको ये बजट 2021-22 कैसा लगा है? असल में मसला ये है कि एक तो मैं वैसे आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि कभी आपने कोई हुकूमत देखी है जिसने 4 बजट प्रेजेंट किए हुए हैं और चारों मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ने? पहला किया था असद उमर ने सितंबर 2018 में, दूसरा हमाद अजहर ने जून 2019 में, तीसरा हफीज शेख ने 2020 में, और अब शौकत तरीन साहब ने। इसी से कुछ गड़बड़ नहीं नजर, मसला नहीं नजर आता कि है क्या मसला, कि अगर यही चीज क्रिकेट में हो
और हमें जो बताते थे इमरान खान साहब से ही हमने मईशत के सारे सबक सीखे हैं कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। इस वजह से तो बार बार चेंज करना पड़ता है। पाकिस्तान की तारीख है, मेरे ख्याल कहीं भी ये बड़ी ही अजीब एक बात होगी कि 4 बजट और 4 मुख्तलिफ वजीर खजाना, तो इसका मतलब ये है, और चारों को पहले तीनों को निकाला गया है। ये नहीं कि वो कोई खुदा ना खासा सियासत छोड़ के जा रहा था या वर्ल्ड बैंक में नौकरी उसको दोबारा जानी थी या ऐसा फैमिली की वजह से छोड़ के जाना थी, सबको निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि मसला तो है। अब मसला क्या, और जुबैर साहब निकाला भी है और साथ में ये भी क्लेम करते हैं कि वो चारों अपनी जगह पर सही परफॉर्म कर रहे थे, ये भी क्लेम किया जाता है। तो एक तो चारों के चारों वज़ीर खजाना तो गलत नहीं हो सकते या सही नहीं हो सकते। दूसरी चीज ये है कि जो प्रेजेंट वजीर खजाना है, हमें तो उनसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और उन्होंने जो बजट पेश किए, बजट की तकरीर हम सुन रहे थे और उसका रिस्पॉन्स बना रहे थे। तो मैंने आज आर्टिकल भी लिखा है डेली टाइम्स के लिए, वो छपा है। तो मैंने हु इज द रियल शौकत तरीन, वो शौकत तरीन जो आज से 2 महीने पहले शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में इसी हुकूमत आफ्टर ही वाज ऑफर्ड, और उन्होंने कहा नहीं मुझे ऑफर हो गया और मैं लूंगा ये वजीर खजाना की होता, उस वक्त उन्होंने कहा कि बेड़ा गर्क कर दिया। ये पिछले 3 वजीर खजाना ने पाकिस्तान की मईशत का, पीटीआई की, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इनसे बोर्ड तक चेंज नहीं होता, इनकी कोई सिमत नहीं है। इन्होंने सर्कुलर डेट हुई तबाही मचा दी, इन्होंने बिजली के निजाम में तबाही मचा दी, इन्होंने इतनी मैसिव डिवैल्यूएशन कर दी, इन्होंने इतने इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर दिए, IMF टाइम पर नहीं गए थे। तो जनाबे वाला हम भी तो यही कहते थे, अब आपके वजीर खजाना भी यही कहते। तो एटलीस्ट एक प्रेजेंट वजीर खजाना और ऑपोजिशन का कॉमन एक असेसमेंट है कि बेड़ा गर्क कर दिया है मईशत का पीटीआई की हुकूमत ने। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बजट है इससे, और वजीर खजाना साहब ने जो उन्होंने जो पेश किया, क्या यहाँ से कोई उम्मीद की किरण आएगी या नहीं आएगी? आपको नजर आती है उम्मीद की किरण? देखिए, कोई भी वजीर खजाना, टू बी फेयर विद शौकत तरीन, कोई भी वजीर खजाना हो और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो वो तो अपने टेन्योर को देखते ना कि मैंने आज शुरू किया एंड टाइम इज ऑन माई साइड और मुझे इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे इकदाम उठाऊंगा जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के हवाले से ना देखे जाएं बल्कि उसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक। लेकिन मसला ये है कि हम तो पीटीआई की हुकूमत को देखते हैं और पाकिस्तान के अवाम पीटीआई की हुकूमत को देखते हैं, क्या वो उनमें भी इतनी पेशेंस है कि वो अब मजीद इजाफा इंतजार कर सकें? और उनके लिए और हमारे लिए, पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन के लिए तो ये वही है यार। ये तो बातें हमने हमाद अजहर से भी सुनी थी, हफीज शेख से भी सुनी थी, असद उमर से भी सुनी थी कि बस अब थोड़ा सा इंतजार, अब थोड़ा सा इंतजार। सो बिल्कुल उम्मीद की किरण नहीं है, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप बजट बनाते हैं और ये जो इस साल का बजट है, ये चीजें होती हैं जो कि बजट के हवाले से इम्पोर्टेंट होती हैं, बाकी तो डिटेल्स होती हैं वो सारी बुक बड़ी बड़ी। एक होता है आपका टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है आपके अखराजात, और तीसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, और वो होता है नतीजा उस गैप का जो आपकी रेवेन्यू और अखराजात में कॉमन आदमी के लिए। और टिपिकली आज की बात नहीं, हमेशा से ऐसी होता है कि आपके अखराजात जो हैं वो ज्यादा होते हैं और आपके टैक्स रेवेन्यू कम होते हैं, और वो जो होता है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब वो फिस्कल डेफिसिट आपने पूरा करना होता है, जाहिर है बराबर तो करने, अखराजात तो करने, तो वो आप करते हैं कर्जे लेके पूरा। बड़ी सिंपल सी ये मैथमेटिक्स है बजट की। अब इस साल का बजट भी बिल्कुल पिछले 3 सालों की बजट है, बड़ा एग्रेसिव आपने टैक्स रेवेन्यू प्लान दिया है 5.8 ट्रिलियन का, 5,800। और एक बेसिक सवाल है कि एक हुकूमत जो 3 साल में सिर्फ 800 बिलियन अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकी 3 साल में, वो 1 साल में 1100 बिलियन कैसे बढ़ाएगी? मतलब एक कॉमन सेंस नहीं अपील करती ना कि भाई यही हुकूमती मशीन थी, यही FBI का निजाम, यही वजीर आजम, यही काबीना,
तो एक वजीर खजाना के चेंज होने से तो नहीं कि इतना जिन है वो कि जो 3 साल में नहीं काम हो सका वो 1 साल में उससे भी ज्यादा इजाफा कर सकेंगे। सो इट्स वेरी वेरी एग्रेसिव। और सर वही वजीर खजाना, कदा कलामी की माजरत चाहूंगा, वही वजीर खजाना एक स्टेटमेंट ये भी देते हैं जो मुझे तो बहरकैफ पॉलिटिकल लगती है, और वो बजट तकरीर के दौरान कहते हैं, उससे एक दिन पहले इक्तिसादी सर्वे में भी कहते हैं, वो कहते हैं कि टैक्स ना देने वालों को जेल जाना होगा। आपको लगता है कि ये वाला जुमला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आने वाले दिनों में इस्तेमाल हो सकता है जुबैर साहब? मेरे नहीं ख्याल है शौकत तरीन साहब का ये कोई थिंकिंग होगी, क्योंकि जाहिर है वो तो टेक्नोक्रेट है, उन्होंने पॉलिटिक्स उस तरह से तो नहीं करनी है, लेकिन वो ये जरूर कहने की कोशिश कर रहे हैं और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम बहुत सीरियस हैं और जो भी टैक्स वेट करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। एक तो मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूं, देखिए ये एक तासुर वैसे भी गलत है कि ये टैक्स ना देने वालों के हवाले से पाकिस्तान में तकरीबन हर शख्स टैक्स देता है, और पीटीआई की हुकूमत आने से पहले और देखते हैं और उससे पहले की बातें सुनते हैं, ये हमें तो बौछाड़ कर देते थे इमरान खान और उनके जो इकोनॉमिक लीडरशिप थी। तो जी इनडायरेक्ट टैक्सेशन बड़ी होती है, जी इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये बड़ी होती है जिससे कॉमन आदमी पिसता है। मिसाल के तौर पर चीनी पर आप टैक्स लेते हैं, दूध बेचने पर टैक्स लेते हैं आप, आटा, पेट्रोल, हर चीज पर उसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कि 1 लीटर पेट्रोल अमीर तरीन आदमी डलवाए या गरीब तरीन, उसको उतने ही टैक्स देना। अब ये निजाम को आप कहते हैं ये बहुत खराब निजाम है, और पीटीआई की जो लीडरशिप करती थी, लेकिन उनको समझ बूझ थी नहीं कि भाई कोई हम अपने उससे तो नहीं करते। अब हम कर रहे थे कि वो परसेंटेज इनडायरेक्ट टैक्सेस का कम हो ताकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास और बोझ कम हो, लेकिन इनके आने के बाद वो बढ़ना शुरू हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और जो शौकत तरीन साहब है उन्होंने तो पीटीआई की फिलॉसफी बिल्कुल रद्द कर दी। उन्होंने कहा, मेरे साथ इंटरव्यू में खुद जुम्मे की शाम को उन्होंने कहा कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस में और भी इजाफा होगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। जेल किसको जाना पड़ेगा? गरीब आदमी को जाना पड़ेगा, जो चैलेंज करेगा खड़े होकर कि चीनी 1 किलो जब वो लेगा और उसको पता चलेगा कि उसको 25 रुपए टैक्स देने हैं, तो वो कहेगा भाई मैं, या तो वो कहेगा कि मैं टैक्स नहीं देता, और अगर वो टैक्स देगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो कोई आप वो जो टैक्स का हदफ है वो आप पूरा करें। अब टैक्स का हदफ आप पूरा नहीं करेंगे और अखराजात आप ओवरशूट करेंगे, क्योंकि वो भी बड़ा एग्रेसिव रखा गया है कि जी हम इतने अखराजात करेंगे। पिछले 3 साल की हिस्ट्री ये है कि हर दफा 200-300 बिलियन ज्यादा ही अखराजात होते हैं। अब फिर होता क्या है, जब आपके 4-5-6 महीने गुजर जाते हैं, जब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि टैक्स कलेक्शन नहीं होगी, तो फिर आप क्या करते हैं? आप 2 चीजें करते हैं। एक आप करते हैं कि जो पीएचडीपी है, जो आपका जो एनुअल डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, जिसकी बुनियाद होती है, जो तरक्की की बुनियाद होती है, जिससे आपका डेवलप होता है, जिससे आपका सारे मंसूबे लगते हैं, और इसी वजह से इस हुकूमत ने जब से आए कोई भी एक मंसूबा नहीं लगाया, उसको फिर कट करते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो बैलेंस करें, या कर्जे फिर आप ज्यादा लेते, तो वो कर्जे आप ज्यादा लेंगे तो वो फिर वही हालत 3 साल में हुई है कि जी अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट के कर्जे, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जितने कर्जे हुए थे उसका 50% से ज्यादा जो है पिछले 3 साल में कर्जे लिए गए हैं। तो ये एक डिलेमा है जो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई आसान होगा, उसका वापस पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। मतलब आपकी नज़र में यही है कि टैक्स का जो निज़ाम है वो अपनी जगह पर फरसूदा है, और साथ साथ जो बजट का मामला है उसके ऊपर बतौर अपोजिशन लीडर या बतौर अपोजिशन के तर्जुमान आप ये समझते हैं कि बेहतर बजट पेश नहीं किया गया। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, आप साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मल्टी डायमेंशनल राय आपके सामने रखी गई। मलिका बुखारी साहिबा हमारे साथ थी, सैयद नवीद कमर साहब थे और ज़ुबैर साहब थे। जो अपोजिशन पार्टी है उसका यही कहना है कि बजट सिर्फ आदाद व शुमार का गोरख धंधा है, जबकि गवर्नमेंट समझती है कि इससे अच्छा बजट पेश ही नहीं किया जा सकता। अगर आपको एक थर्ड पार्टी और इंडिपेंडेंट एनालिसिस बताया जाए तो उसमें जो माहिरीन वाशियात हैं वो समझते हैं कि बजट के आदाद शुमार गुज़िश्ता 2 बजटों से तो बेहतर हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, एप्लीकेबल कितना होगा, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।